जिस रात सान्या ने कांपते हुए दिल और भीगी आंखों के साथ अपने ही पति विराज के खिलाफ खड़े होने और उससे दूर जाने की कसम खाई थी, उस रात हवेली की दीवारें सिर्फ उसकी सिसकियों की गवाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज की भी गवाही थी जो अब तक गहराई में दफन था। सानिया को लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रही है। उसे लगा कि वह अपनी कैद से आजाद होने जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से वह नफरत करती है, जिससे वह बचकर भागना चाहती है, वही इंसान उसकी किस्मत की हर डोर अपने हाथों में थामे बैठा है। विराज सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के हर उस राज से वाकिफ था जिसे सानिया खुद भी नहीं जानती थी। एक ऐसा खतरनाक सच जो अगर सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी आज़ादी उससे छिन जाती, बल्कि उसकी पहचान, उसके रिश्ते, उसकी पूरी दुनिया ही बिखर कर रह जाती। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि सानिया इस सच से अनजान उसी इंसान से नफरत करती रही, उसी से लड़ती रही, उसी से दूर भागने की कोशिश करती रही, जबकि हर कदम पर वह उसी जाल में फंसती जा रही थी जिसे विराज ने नहीं, बल्कि उसकी किस्मत ने बहुत पहले बुन दिया था। और जब आखिरकार सानिया के सामने उस सच का पर्दा उठेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उस मोड़ पर ना तो उसके पास वापस लौटने का रास्ता बचेगा और ना ही किसी पर भरोसा करने की हिम्मत। उस वक्त उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो वो खुद को खो दे या फिर उस सच को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दे। शिवांशी विला की भारी भरकम दीवारों के बीच खड़ी सानिया को उस रात पहली बार महसूस हुआ कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि अनगिनत राजों का जाल है जिसमें वह खुद भी कहीं उलझ चुकी है। विराज के बदलते व्यवहार ने उसके दिल में भरोसे की हल्की सी लौ तो जलाई थी, लेकिन उसके अंदर का डर अब भी जिंदा था और शायद उसी डर ने उसे उस बंद पड़े हिस्से की तरफ खींच लिया जहां जाने से हमेशा मना किया गया था। धूल से भरे उस सुनसान कमरे में कदम रखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अदृश्य साया उसे देख रहा हो। उसने कांपते हाथों से पुरानी अलमारी खोली और जो फाइल उसके हाथ लगी, उसने उसकी पूरी जिंदगी को जैसे एक झटके में पलट कर रख दिया। फाइल में रखी तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी, और उसके पीछे खड़ा था विराज। सानिया की सांसें अटक गई, शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरने लगा। उस फाइल में साफ लिखा था, सालों पहले एक भीषण हादसे में एक बच्ची को इस हवेली में लाया गया था, जिसकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसे नई पहचान देकर यहीं पाला गया। सानिया के हाथ से कागज गिर गए, उसकी आंखों में डर, गुस्सा और विश्वास एक साथ भर गए। तभी पीछे से आती धीमी आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी। सच जान ही लिया तुमने? सानिया ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर विराज खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह नरमी नहीं थी, बल्कि एक गहरा राज छुपाए ठंडा सन्नाटा। सानिया की आवाज कांप गई। ये सब क्या है विराज? विराज धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, ये तुम्हारी कहानी है सानिया, और सच ये है कि तुम वो नहीं हो जो खुद को समझती रही हो। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं कौन हूँ? विराज ने गहरी सांस ली। तुम इस हवेली में आई नहीं थी, तुम्हें लाया गया था उस हादसे के बाद, और तुम्हारी यादें मिट चुकी थी। सानिया का दिल जोर से धड़कने लगा। और वह हादसा? विराज ने नजरें झुका ली। उस हादसे का जिम्मेदार मैं था। ये सुनते ही जैसे सानिया की दुनिया बिखर गई। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर मुझे अपनी बीवी बना लिया। विराज की आवाज भारी हो गई। मैंने तुम्हें खोने के डर से ये सब किया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। सानिया हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। बचपना, तुमने मुझसे मेरा अतीत छीन लिया, मेरी पहचान छीन ली। ये कहानी का अंत था, अब शुरू होती है पूरी कहानी। यार कसम से मजा आ गया। उस जल्लाद को बेवकूफ बनाकर खुद को कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। उसे लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर सकता है। वह रागिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए सिनेमा के अंदर जा रही थी। हवेली में सब लोग आरती और पूजा में लगे हुए थे और वे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए सिनेमा आ गई थी। अभी तक दादाजी को इस बारे में पता नहीं था, वरना जैसे ही उन्हें खबर मिलती वो पूरी हवेली सर पर उठा लेते। वो वैसे भी इन आधुनिक चीजों से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और जहां तक हवेली के सबसे बड़े बेटे यानी विराज का सवाल था, वह भी आजकल हवेली बहुत कम आ रहा था। इसलिए दोस्तों के ग्रुप ने इस मौके का गलत फायदा उठाने का फैसला किया। शिवांश विला में 3 परिवार रहते थे और मुखिया दादाजी थे। विराज उनका सबसे बड़ा पोता था, सख्त स्वभाव का मालिक जिसे सभी डरते थे।
उसकी दो बहनें थी, काव्या और रागिनी। ध्रुव और लक्ष्य दूसरे अंकल के बच्चे थे। जहाँ तक गोलू और सान्या का सवाल था, वो हवेली के दादाजी के दोस्त के छोटे बेटे थे और ये सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। इनका कारोबार भी सभी का साथ में ही था। विराज के बिना ही सब लोग घर वालों को चकमा देकर घूमने के लिए निकले थे। सब लड़कियों ने घर में यही बताया था कि वे रागिनी के दोस्त के घर पूजा के लिए जा रही हैं। जहाँ तक लड़कों का सवाल था, इस बार ध्रुव ने दादाजी से धार्मिक यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी। उसने घर वालों को 4 धाम यात्रा के बारे में बताया था, लेकिन उसकी टिकट शिमला की फाइनली थी। वह अपने आखिरी दिन आराम से ठंडी जगह पर बिताना चाहता था। अगर दादाजी को उसके इरादे के बारे में पता चल जाता तो उसे अपनी संपत्ति से अलग करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। लड़के सारे पीछे थे, लड़कियां समूह बनाकर आगे चल रही थी। अचानक ही सानिया को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में पकड़ा हाथ अचानक भारी हो गया है। उसने अपने अंगूठे से हल्का सा रागिनी के हाथ को दबाया तो उसे बलों का एहसास हुआ। सानिया एकदम से रुक गई, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा तो पीछे रागिनी नहीं बल्कि विराज खड़ा था। यानी विराज अपनी पूरी शख्सियत के साथ सामने था और उसे गुस्से से देख रहा था। सानिया की हालत ऐसी हो गई जैसे शरीर से खून ही निकल गया हो। उसने वहां से भागने की कोशिश की तो विराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सानिया ने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसके कुछ दोस्त भीड़ में गायब हो चुके थे। लड़के तो ऐसे गायब हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं और लड़कियां भी जल्दी से पार्किंग की तरफ भाग गईं। आखिर में फंस गई बेचारी सानिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी, सानिया ने धीरे से कहा। लेकिन उसे याद आ गया कि अभी उसे खुद को बचाने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही भीड़ में रागिनी का हाथ छूट गया था। सानिया ने बिना देखे जो हाथ पकड़ा वह विराज का था। अभी थोड़ी देर पहले ही विराज हवेली पहुंचा था। उसे ध्रुव को अपने साथ जयपुर ले जाना था। दादाजी से जब उसने पूछा तो उन्होंने गर्व से कहा कि मेरा पोता धार्मिक यात्रा पर गया है। तभी गोलू गुस्से में कमरे में आया। वह सबसे छोटा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उसने सबकी बातें सुन ली थी और ध्रुव के साथ जाने की जिद की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। गुस्से में उसने दादाजी को सब सच बता दिया कि कोई धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि सब शिमला घूमने और मूवी देखने गए हैं। दादाजी को पहले यकीन न हुआ और उन्होंने बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पोते पर बहुत भरोसा था। विराज ने गोलू को अपने पीछे आने का इशारा किया और कुछ देर के बाद वह सिनेमा के बाहर खड़े थे। गोलू आराम से गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खा रहा था जो विराज ने उसे दिलवाई थी और उसे इनाम में पैसे भी मिलने वाले थे। दूसरी तरफ सानिया की हालत खराब थी। विराज उसे लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं। विराज ने गुस्से में कहा, क्या मुझे यहाँ रेड कारपेट बिछवाना पड़ेगा? ये सुनकर सानिया डर गई, चुपचाप उसके साथ चल दी। उसने देखा कि सारे दोस्त उसे छोड़कर भाग चुके थे। ध्रुव परेशान था कि क्या करे, घर जाए या शिमला जाए। इधर विराज ने पहले गोलू को घर छोड़ा और उसे पैसे देकर चुप रहने को कहा। गोलू खुशी खुशी मान गया। फिर विराज गाड़ी में बैठा जहां सानिया खिड़की से सटी बैठी थी। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? विराज ने ठंडे स्वर में कहा, चुपचाप बैठो, सब पता चल जाएगा। कुछ ही मिनट के बाद सानिया ने नाटक शुरू किया कि उसके दिल में दर्द हो रहा है और वो मरने वाली है, उसे घर ले जाया जाए। विराज ने तुरंत गाड़ी रोक दी, ध्यान से देखकर कहा कि तुम दिल नहीं पेट पकड़ रही हो, ये ड्रामा बंद करो। अगर फिर कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सानिया शर्मिंदा होकर चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन विराज ने साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ हवेली में हंगामा मचा हुआ था। ध्रुव आगे भाग रहा था और दादाजी लाठी लेकर उसके पीछे थे। ध्रुव माफी मांग रहा था कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और पूजा में भी शामिल होगा, लेकिन दादाजी नहीं माने। बाकी सब हंसी रोक रहे थे, लेकिन दादाजी ने सबको डांट दिया और ध्रुव से कहा, अब उसकी शादी 3 साल के बाद होगी। ये सुनकर ध्रुव को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने काव्या की तरफ देखा जो घबराई हुई थी। दोनों की शादी तय हो चुकी थी और त्योहार के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन अब सब बदल गया और ध्रुव बहुत दुखी था, क्योंकि वह अब अपनी पसंद से मिलने के लिए भी तरसने वाला था। हवेली में तो ऐसा सख्त पहरा लगा हुआ था कि उन दोनों को सबके सामने एक दूसरे से बात करने की भी इजाजत नहीं थी, और अगर कभी वे दोनों एक जगह तन्हा नजर आ जाते तो गोलू तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें धमकाने लगता। अक्सर ही सानिया तंग आकर कह देती कि वो किसी को कुछ करे या ना करे, लेकिन गोलू को जरूर इस दुनिया से उठा देगी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नर्क बनी हुई थी। दूसरी तरफ गाड़ी एक झटके से रुकी।
सानिया जो कि नींद की गहरी वादियों में खोई हुई थी। उसके शरीर को भी हल्का सा झटका लगा। वह जोर से आगे की तरफ गिरी और उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। वह दर्द से करा उठी, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ही विराज तेजी से गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने उस लड़की को हर तरफ से समझा लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। अब वह ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनाना चाहता था, ताकि वह दोबारा कभी भी आधी रात के वक्त सिवान सिवाला से बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचे। वह उसे अपने साथ थोड़ी ही दूरी पर बने एक छोटे से फार्म हाउस में लेकर आया था, जहां उसने अभ्यास के लिए शूटिंग रेंज भी बनाई हुई थी। ये इलाका आबादी से काफी दूर था। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, विराज ने लापरवाही अंदाज में कहा। तो वह डरते हुए बोली, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। हम फिर किसी और दिन यहाँ आएंगे। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए जो कह रहा हूँ वह चुपचाप करो। वह गुस्से से उसके साथ चलने लगी। जरा सा पैदल चलकर ही उसकी हालत खराब हो गई और वह हाँफते हुए विराज का बाजू पकड़कर बोली, कहीं आपका मुझे किसी गहरी खाई में धक्का देने का इरादा तो नहीं? देखिए, मेरा भाई रिश्वत तो लेता है, लेकिन उसका खून इतना भी सफेद नहीं हुआ है कि वो किसी को हमारे बारे में बताएगा नहीं। सानिया ने गोलू का हवाला दिया तो वह तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। जैसे ही वो लोग फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए तो विराज ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से दीवार के साथ धकेला और उसके दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसे पूरी तरह दीवार से जकड़ दिया। सानिया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अपनी फैली हुई आंखों से विराज के गुस्से भरे चेहरे को देखा और बेकाबू अपने होठों पर जीभ फेर ली। अब की बार विराज की नजरें उसके होठों पर जाकर ठहर गई थी। सानिया के नरम होठ हल्के गीले हो गए थे और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, जिसे उस सन्नाटे में साफ सुना जा सकता था। सानिया उसकी पकड़ में हल्का सा कसमसाई तो वह दूर होने के बजाय और करीब आ गया। सानिया की जान सूखती जा रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कांपती आवाज में मुश्किल से पूछा। तब विराज ने जवाब देने के बजाय उसकी कमर पर अपना हाथ मजबूती से जमा लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए हल्के से उसकी नाक को अपने होठों से छूते हुए भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? दोबारा मुझे शिकायत का मौका मत देना। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती? उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। दर्द की हल्की सी चीख सानिया के होठों से निकली और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बेबसी से अपने होंठ भींच लिए और कांपती आवाज में बोली, मुझे दर्द हो रहा है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमारी सिर्फ शादी हुई है, विदाई नहीं, जो आप मुझ पर इस तरह हुक्म चला रहे हैं। मैं दादाजी से आपकी शिकायत करूंगी। लेकिन उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे जब विराज ने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया था। सानिया अपनी जगह पर पूरी तरह जम गई थी। ऐसा नहीं था कि विराज ने उसके साथ ये सब पहली बार किया था। वह एक बार पहले भी उसके करीब आ चुका था और उस दिन के बाद से सानिया ने उसे अपनी शक्ल दिखाना ही बंद कर दी थी। जहाँ भी विराज होता वहाँ से गायब हो जाती थी। तब उससे ये गलती हो गई थी कि उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर विराज के सख्त स्वभाव का मजाक उड़ाया था और हंसते हुए कहा था, मेरा होने वाला पति तो बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं लगता कि उसे किस भी करना आता होगा। विराज ने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। फिर उसी रात उसने उसे पूरी तरह परेशान कर दिया था। कुछ ही पलों में उसने सानिया की हालत खराब कर दी थी। उस रात वह टूटी हुई सांसों और बिखरी हुई हालत में विराज के सामने कांप रही थी। ये तो भगवान का शुक्र था उस रात उसकी मम्मी समय पर आ गई थी, वरना विराज का कोई भरोसा नहीं था। वह सारी रात उसे तंग कर सकता था और यही सोचकर आज भी सानिया की जान निकले जा रही थी, क्योंकि आज यहाँ उसे बचाने के लिए ना तो उसकी मम्मी थी और ना ही उसकी आवाज सुनने वाला कोई था। थोड़ी ही देर के बाद विराज उसके होठों से अलग हुआ, लेकिन उसकी नजरें अभी भी वहीं टिकी हुई थी। उसने सानिया के होठों पर अपना अंगूठा फेरा, उसके निचले होंठ को हल्के से दबाया। वह फिर से खुद पर काबू खोने लगा था। तभी सानिया ने पूरी ताकत से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। विराज अचानक होश में आया और पीछे हट गया। उसके चेहरे के भाव फिर बदल गए। उसने अपने होंठ भींच लिए, जबकि सानिया अपने दुपट्टे को संभालने की कोशिश करते हुए दीवार से लगी उसे गुस्से और शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। उसका दुपट्टा गिरकर उसके पैरों में आ गया था और उसका गला काफी खुला हुआ था। ये देखकर विराज के अंदर गुस्सा भर गया।
कि वह इस हालत में न जाने कितनों के सामने गई होगी। वैसे भी सानिया को इस पर दुपट्टा रखने का ज्यादा शौक नहीं था। वह ये तो उसे कंधे पर रखती थी या गले में डाल लेती थी। विराज को उसकी यही आदतें पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की तरफ उसके अलावा कोई और नजर उठाकर भी देखे। उसने दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर डाल दिया। सानिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। आज तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी, ताकि तुम दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचो। क्या मतलब आपका? आप मुझे कौन सी सजा देंगे? सानिया दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठने लगी थी कि विराज ने उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया। थोड़ी ही देर में वह उसके लिए पानी का गिलास भी लेकर आ गया। सानिया को अब पूरा यकीन हो गया था कि आज उसकी जान बचना मुश्किल है। उसने धीरे से अपनी शर्ट के जेब में हाथ डाला और अपने मोबाइल को टटोलने लगी। ये शर्ट उसने खास ऐसे मौके के लिए बनवाई थी। जैसे ही उसे मोबाइल का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। लेकिन अगले ही पल विराज ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर दूर फेंक दिया, जैसे वो कोई बेकार चीज हो। सानिया तड़प कर चीख उठी थी, ये क्या किया आपने? मेरा 70,000 का मोबाइल बर्बाद कर दिया। वह किसी काम का नहीं था। मैं देख रहा था कि इसकी वजह से तुम और बिगड़ती जा रही हो। अब जब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा तो तुम फालतू काम छोड़कर घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दोगी। ये सुनकर सानिया गुस्से से भर गई। वह उस वक्त को कोस रही थी जब उसने दादाजी की भावनाओं में आकर इस सख्त इंसान से शादी करने का फैसला किया था। तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया था और उसकी सहेलियों ने भी विराज की बहुत तारीफ की थी। सभी उसकी शान में बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। वह सब कुछ जानती भी थी, लेकिन फिर भी घर वालों की बातों में आकर उसने उससे शादी की हामी भर ली थी। लेकिन वह उसकी सोच से भी ज्यादा सख्त और बोरिंग निकला, जो ना उसे कहीं घुमाने ले जाता था और ना ही उसके लिए कोई तोहफा लाता था। सानिया को महंगे तोहफे नहीं चाहिए थे। वह सिर्फ छोटे छोटे सरप्राइज चाहती थी, जैसे उसकी सहेलियों को मिलते थे। लेकिन ये ख्वाहिश उसके दिल में ही रह गई। उसे जब भी विराज मिला, उसे सिर्फ डांट और सजा ही मिली। आज भी वो अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही विराज ने उसे उसकी सजा के बारे में बताया, सानिया ने दिल से चाहा काश ये सुन ही ना पाती। उसे कुत्ते से बहुत डर लगता था और पानी से भी खौफ था, और आज विराज उसे उसी डर के सामने खड़ा करने वाला था। मिस सानिया, आज आप तैरना सीखेंगी, विराज ने सख्त लहजे में कहा और नौकरों को आवाज देकर आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वह सानिया के लिए सूट लेकर आया। सानिया ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। नहीं, उसने जोर से चीखते हुए कहा, अगर तुम नहीं पहनोगी तो मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि मैं तो खुशी से करूंगा। इस बहाने तुम्हें करीब से देख भी लूंगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला। सानिया एक पल के लिए उसकी मुस्कान में खो गई, क्योंकि वह बहुत कम मुस्कुराता था। उस समय वह उसे अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसकी आंखों में आंसू भर गए। देखिए, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको मुझे मारना है तो गला दबाकर मार दीजिए या फिर जहर दे दीजिए, लेकिन पानी में मत डालिए। मुझे बहुत डर लगता है। तो आज तुम्हारा यही डर खत्म करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चलो जल्दी से पहन लो। सानिया ने फिर मना कर दिया तो विराज ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और जैसे ही उसकी शर्ट ऊपर करने लगा तो वह घबराकर चिल्लाई, रुकिए रुकिए, मैं पहन रही हूँ, प्लीज रुक जाइए। गुड गर्ल, जल्दी पहन लो। वह आराम से सोफे पर बैठ गया। सानिया ने हैरानी से पूछा, क्या मैं आपके सामने बदल लूं? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मेरे सामने बदलोगी तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि तुम मुझे खुश करोगी। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से बोला, जैसे कोई आम बात हो। सानिया गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। विराज उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के बाद सानिया बाहर आई। उसने जो कपड़े पहने थे वह उसके शरीर से चिपके हुए थे। विराज की नजरें उसी पर टिक गई। शर्म करिए थोड़ा, ये पूजा का समय है। सानिया ने कहा, पूजा खत्म हो चुकी है और अब मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूँ। वह उसकी तरफ बढ़ा तो सानिया पीछे हट गई। आपको ये सब करके क्या मिलेगा? इससे मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम दोबारा मेरी बात के खिलाफ जाने की नहीं सोचोगी। तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। अगर तुम्हें लगा कि शादी तय होने के बाद मैं तुम्हें भूल गया हूँ तो आज तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। तुम्हें वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है। उसके बालों को उंगली में घुमाते हुए बोला तो सानिया डर गई। चलो मेरे साथ। विराज के इन शब्दों के साथ ही उसने सानिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ कमरे के बाहर लंबे सुनसान गलियारे की तरफ ले जाने लगा।
हवेली में चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और सान्या के दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। वह बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराज की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लिए छुड़ाना नामुमकिन लग रहा था। सान्या ने घबराकर कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं विराज? लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, बस ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पहले से पता हो कि सान्या आखिर किस बात से इतनी डरी हुई है। कुछ ही पल के बाद वह उसे हवेली के उस हिस्से में ले आया जहाँ सालों से कोई नहीं जाता था। वहां दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, धूल से भरे झूमर अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। सान्या के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ने लगे, क्योंकि यही वो जगह थी जहां आने से वह हमेशा बसती थी। विराज अचानक रुक गया और धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उसने सान्या के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सान्या, तुम मुझसे क्यों डरती हो? क्योंकि तुम सच जानती हो, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। सान्या का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली और कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। लेकिन विराज हल्का सा हंसा और बोला, झूठ बोलना तुम्हें कभी नहीं आया सान्या। अगर तुम्हें सच में कुछ याद नहीं होता तो हर बार इस हिस्से के पास आते ही तुम्हारी सांसें इतनी तेज नहीं हो जाती। सान्या के हाथ कांपने लगे, क्योंकि विराज की बातों ने उसके दिल में छुपे कुछ डर को छू लिया था, जिसे वह सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। तभी विराज ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और सामने पड़े बंद दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का अंधेरा जैसे बाहर फैल गया। सान्या की आंखों के सामने वही डरावना कमरा आ गया, जिसे वह अपने ख्वाबों में बार बार देखती। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था और दीवार पर वही पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसे देखकर सान्या की सांस जैसे रुक गई। वह अचानक पीछे हट गई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। विराज धीरे धीरे उसके करीब आया और फुसफुसाकर बोला, अब भी कहोगी कि तुम्हें कुछ याद नहीं? सान्या के होंठ कांपने लगे, क्योंकि उसी पल उसके दिमाग में एक भयानक याद बिजली की तरह चमकी। उसे याद आया कि सालों पहले इसी कमरे में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी, और उस घटना में सिर्फ वो नहीं बल्कि विराज भी मौजूद था। सान्या ने घबराकर सिर हिलाया, जैसे वह उस याद को वापस दफन करना चाहती हो, लेकिन विराज ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे मजबूर किया कि वह उसकी आंखों में देखे और ठंडी आवाज में बोला, सच से भागकर तुम कब तक बचोगी सान्या? क्योंकि जिस राज से तुम भाग रही हो वही राज हमारी शादी की सबसे बड़ी वजह है। और जिस दिन तुम्हें पूरी सच्चाई याद आ गई, उस दिन शायद तुम खुद समझ जाओगी कि आखिर तुम मुझसे इतनी डरती क्यों हो। और यही वो सच है जो अगले भाग में सामने आएगा। अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।